नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा में। आज तारीख है 2 अक्टूबर 2020 और आपके लिए लेकर आया हूं मैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और देखिए, आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के साथ ही आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। तो देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न बिना समय वेस्ट किए हुए। पहला प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर 28 सितंबर। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर को आप जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और इसकी घोषणा 1990 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। और उसके बाद ये जो वर्ष है ये 1991 से यानी 1991 से हर वर्ष मनाया जा रहा है और 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है, जो इस दिवस की जो थीम है वो है सेलिब्रेटिंग ओल्डर ह्यूमन राइट चैंपियंस। ठीक है, और इस दिवस को वृद्धजनों के हितों का चिंतन करने के लिए मनाया जाता है और उस संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाता है जो वृद्धजनों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एक दिवस और मनाया जाता है जो होता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। आप उसके साथ इसको क्लब ना करें, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 अगस्त को। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, इसरो द्वारा किस खगोलीय पिंड के लिए 2025 में एक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए, इसरो ने जो घोषणा की है इसके हिसाब से वो की है शुक्र के लिए। शुक्र के लिए मतलब वीनस के लिए इसरो एक मिशन भेजेगा 2025 में। और देखिए, ये जो मिशन है इसका नाम रखा जाएगा शुक्रयान। ठीक है, जैसे चंद्रयान था चंद्रमा के लिए, ऐसे ही शुक्र के लिए शुक्रयान को नाम दिया गया है। और 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसके साथ जो इसमें इस मिशन में जो दूसरी अंतरिक्ष एजेंसी होगी वो होगी फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? उसका नाम है CNES उसका नाम होता है। और वो भी इसमें भाग लेने वाली है। और भारत 3 देशों के साथ, आपको पता होगा कि अंतरिक्ष, परमाणु और रक्षा जो लिमिटेड क्षेत्र हैं इसमें सिर्फ 3 देशों के साथ भारत काम करता है और वो हैं अमेरिका, रूस और फ्रांस। और शुक्र के बारे में आप देखिए, बात करते हैं। शुक्र जो है वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। और अब तक लगभग 42 मिशन शुक्र पर भेजे जा चुके हैं। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है शुक्र। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न कह रहा है, कौन से रेलवे मंडल ने ऑपरेशन मेरी सहेली लॉन्च किया है? दक्षिण रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे या फिर उत्तर रेलवे। तो देखिए, जो ऑपरेशन मेरी सहेली जिसको लॉन्च किया है वो किया गया है दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर होने वाला है। दक्षिण पूर्व रेल यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे इसको बोलते हैं। और इसके द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। और ये मिशन है क्या कि देखिए, पूरी यात्रा के दौरान अपने गंतव्य तक जाने वाली ट्रेन से महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। और इस ऑपरेशन को निर्भया फंड के ढांचे के तहत निष्पादित किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि निर्भया फंड से इसके लिए पैसा आएगा। और इस ऑपरेशन के तहत पुलिस द्वारा यात्राओं के दौरान महिलाओं को सावधानी बरतने और आपातकालीन नंबरों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है दक्षिण पूर्व रेलवे यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे। देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की महिला खिलाड़ी एलिसा हीलिन जिन्होंने MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है किस देश से संबंधित हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। ये देखिए, जो एलिसा हीली हैं ये हैं एक ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर और ये बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। और इन्होंने हाल ही में विकेट के पीछे से जो आउट करते हैं उसमें महेंद्र सिंह धोनी के सर्वाधिक आउट करने का जो रिकॉर्ड था वो अभी तक महेंद्र सिंह धोनी के पास था। और ये 91 का था, 91 आउट का रिकॉर्ड था जो इंटरनेशनल क्रिकेट में था। और एलिसा हीली जो ऑस्ट्रेलियन है उन्होंने इस रिकॉर्ड को हाल ही में तोड़ा है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं एलिसा हीली। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड के लिए धरणी नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो वेब पोर्टल का नाम है धरणी। तो देखिए, ये धरणी नाम का वेब पोर्टल है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना। देखिए, हरियाणा है। तो ये जो लॉन्च किया है ये किया है तेलंगाना ने।
तेलंगाना ने धरनी नामक पोर्टल लॉन्च किया है और ये एक लैंड रिकॉर्ड्स को सिंगल विंडो सिस्टम है लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, और एक नया मंच है जो तेलंगाना के नागरिकों को तेजी से ऑनलाइन जमीन के रिकॉर्ड पता लगाने में मदद करेगा। अब देखिए बात करते हैं हम तेलंगाना की, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव, यानी कि केसी राव वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तो देखिए तेलंगाना के बारे में महत्वपूर्ण सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि तेलंगाना वो पहला राज्य है जिसका गठन भाषा के नाम पर किया गया था, मतलब भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। और तेलंगाना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। क्या होता है? तेलुगु भाषियों की भूमि जो होती है उसको तेलंगाना बोलते हैं। देखते हैं अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है चंद्रशेखर शिवशंकरन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? साहित्य, संगीत, चित्रकारी या फिर राजनीति? तो देखिए जो चंद्रशेखर शिवशंकर हैं या शिवशंकरन भी इनको कहते हैं, ये जो संबंधित हैं ये हैं चित्रकार हैं, यानी कार्टूनिस्ट हैं। ये क्या है? कार्टूनिस्ट, चित्रकार, कार्टूनिस्ट, ठीक है। और इनकी जो महत्वपूर्ण कार्टून थे आपको उनके बारे में पता होगा, ये जो है चंदा मामा के नाम से जाने जाते थे, और जो मशहूर विक्रम बेताल की कहानियों से इनको पहचान मिली थी। और चंदा मामा जो है ये कार्टून पत्रिका थी, और उन्हीं के नाम पर, इन्हीं की ये पत्रिका थी, उन्हीं के नाम पर इनको चंदा मामा का नाम दिया गया। तो ये चित्रकार हैं के चंद्रशेखर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। विक्रम बेताल और चंदा मामा इनकी दो महत्वपूर्ण सीरीज थी। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसने भारत में काम बंद करने की घोषणा की है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए बात हो रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, और जो इसका मुख्यालय है वो है लंदन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होने वाला है। और देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और इसके भारत में काम करने का जो निर्णय है वो इसलिए इस संस्था के अनुसार इसलिए लिया गया है कि भारत सरकार बदले के इरादे से उसके खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि ये संस्था भारत में रहकर मानव अधिकारों के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, ऐसा इस संस्था का कहना है। क्योंकि इसने कश्मीर में भी अभी आवाज़ उठाई थी कुछ दिन पहले, और दिल्ली दंगों में भी इसके दिल्ली दंगों के बाद भी इस संस्था ने मानवाधिकारों की आवाज़ उठाई थी। और ये एक एनजीओ है, और इसके जो फाउंडर हैं वो रहे हैं पीटर बेनेसन, और इसकी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1961 में। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होने वाला है। देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है कि BSE, देखिए जो शब्द है ये BSE है, ठीक है, BSE है ये। तो BSE के साथ मिलकर किस बैंक ने छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है? SBI, ICICI, यस बैंक या फिर PNB? तो देखिए ये जो पहल की है ये की है यस बैंक ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होने वाला है। और ये यस बैंक जो है ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसके जो CEO हैं वो है मिस्टर प्रशांत कुमार। और बात करें अगर हम सेबी की, ठीक है, सेबी की, तो ये है सेबी के साथ BSE के साथ मिलकर, मतलब सेबी जो होता है, और जो सेबी है ये है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये एक रेगुलेटर है भारत में सिक्योरिटी एंड कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए, यानी मार्केट के लिए। और सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है, ठीक है, सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, मुंबई। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 9। प्रश्न कह रहा है किसानों के घर तक उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू की है। तो देखिए ये जो किसानों के घर तक जो उर्वरक पहुंचाने का जो काम है ये कर रही है आंध्र प्रदेश की सरकार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होने वाला है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ऐसा काम कर रही है। और देखिए जो डिलीवरी है ये उनके घर तक होगी, और अपनी तरह इस तरह का ये काम करने वाला आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बन गया है। अब आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये 7th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। और देखिए जो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले फैक्ट बताया था कि भाषा के आधार पर तेलंगाना का जो गठन किया गया था, तो उस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
एक ही हिस्से थे, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का उस टाइम गठन जो किया गया था वो भाषा के आधार पर किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि तेलंगाना का गठन भी भाषा के आधार पर हुआ था और आंध्र प्रदेश का भी, क्योंकि तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है। और देखिए, गुजरात के बाद सबसे लंबी जो कोस्टल लाइन है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुजरात के बाद सबसे लंबी कोस्टल लाइन किस प्रदेश की है, तो वो आंध्र प्रदेश की हुआ करती है। और आंध्र प्रदेश को राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ इंडिया, मतलब चावलों का कटोरा कहा जाता है इसे भारत का। ठीक है, तो देखिए, और यहाँ की जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, अभी इसकी 3 कैपिटल होने वाली हैं। पहली होने वाली है विशाखापट्टनम, जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, और कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल होगी। और यहाँ के जो सीएम हैं आंध्र प्रदेश के, वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर हैं यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इसका सही उत्तर था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, और ये थोड़ा पुराना प्रश्न है। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का विजेता कौन है? तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है, और इसके जो विजेता थे वो थे अकित्तम। और देखिए, अकित्तम का जो पूरा नाम है वो है अकित्तम अच्युतन नंबूदरी, और ये मलयालम के पोइट हैं। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसके अंतर्गत 11 लाख और एक वाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर कौन सी देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है? तो ये जो प्रतिमा प्रदान की जाती है, ये प्रदान की जाती है वाघ देवी। और वर्तमान में जो इसकी जो पुरस्कार राशि है वो है 11 लाख रुपए। ठीक है, और देखिए 8th शेड्यूल में जितनी भी भाषाएं हैं, उस भाषाओं में जिसने भी साहित्य लिखा है, किसी भी साहित्यकार को ये अवार्ड दिया जा सकता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार की, ये हुई थी 1965, यानी कि 1965 में ये काम हुआ था। और देखिए, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था, क्योंकि 10 प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण सीरीज रहती है। और इसके बाद अगर किसी को भी इससे रिलेटेड PDF चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल हमारी परीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को इसी तरह से मन लगा के तैयारी करिए, और आपको जरूर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।